चलिए देखिए, इधर देखिए आप लोग, न्यू चैप्टर है। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, इस चैप्टर का नाम भी यही है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखिए, जो चैप्टर आता है, जब आपको फिजिक्स हमने स्टार्ट किया था तो शायद आपको याद भी होगा, हमने कहा था कि देखिए यहां पर विद्युत की हम दो प्रकार का पढ़ेंगे, एक स्थिर विद्युत की और एक गतिक विद्युत की। तो स्थिर विद्युत की जो है हम लोग वहीं पर पढ़ लिए थे। अब यहां से स्टार्ट होता है विद्युत की का दूसरा भाग, गतिक विद्युत की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि गतिक विद्युत की है क्या। गतिक विद्युत की क्या होता है, ठीक है। स्थिर विद्युत में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह विद्युत की एक ऐसी शाखा है या भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन करते हैं। यानी उस शाखा के अंदर स्थिर आवेश के क्या क्या गुण हो सकते हैं, उन सारी चीजों का हमने अध्ययन किया। लेकिन अब यहां से हम आवेश के गतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। यानी अब यहां पर आवेश गति करेगा, और जब गति करेगा तो क्या क्या गुण प्रदर्शित करेगा, उन सब का अध्ययन अब यहां से शुरू हो जाएगा। तो विद्युतिकी की ऐसी शाखा या भौतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के गतिक गुणों का या गतिक आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न करे कि गतिक विद्युतिकी किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? यही कि भौतिकी की ऐसी शाखा जिसमें गतिक आवेश, गतिक मतलब गति करता हुआ आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे गतिक विद्युतिकी कहते हैं। यानी अब यहां पर आवेश कैसे कंडीशन में होगा, गति करेगा, और जब गति करेगा तो आप सभी को पता है कि जब आवेश गति करता है तो धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा जो चैप्टर है वो भौतिकी के इस गतिक विद्युतिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेंगे, गतिक विद्युतिकी लिखे। भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिक आवेशों के गुणों का अध्ययन, गतिक आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे गतिक विद्युतिकी कहते हैं। उसे गतिक विद्युतिकी कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखें, हमारा चैप्टर विद्युत धारा, हमारा चैप्टर विद्युत धारा गतिक विद्युतिकी के अंतर्गत आता है। गतिक विद्युतिकी के अंतर्गत आता है।
आता है। क्लियर? चलिए अब इस चैप्टर के विषय में आते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा नाम से सभी लोग शायद परिचित होंगे। आप लोग उसी को कहते हैं लाइन आ गई, कहते हैं ना, बिजली आ गई, तमाम नाम से आप जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं करंट आ गई। ठीक है, तो ये सब जो चीजें आप बोलते हैं, करंट आ गई, बिजली आ गई, ठीक है, विद्युत धारा आ गया, जो भी है अपने भाषा में जो भी चीज आप कहते हैं इसको, लेकिन आप सोचिए वास्तव में ये होता क्या है? विद्युत धारा है क्या? कहते किसे हैं विद्युत धारा? देखिए, छोटे क्लासों में, 10th क्लासों में आप पढ़े होंगे कि विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर होती है। पढ़े ना? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी जिसको आप कहते हैं बिजली आ गई, करंट आ गया, लाइन आ गई, कहते हैं ना, इसका मतलब कि उस तार में आवेश का प्रवाह शुरू हो गया। उस तार में आवेश का प्रवाह शुरू हो गया है। उसी आवेश प्रवाह को आप कह रहे हैं कि लाइन आ गई, बिजली आ गई, करंट आ गई। जब तक आवेश का प्रवाह नहीं होता है तब तक उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तब तक आप नहीं कह सकते कि करंट आ गई या बिजली आ गई या लाइन आ गई, जो भी चीजें आप समझ रहे हो। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्लियर? आवेश अगर प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाह का मतलब कि आवेश एक निश्चित दिशा में क्या करे? गति करे। प्रवाह का मतलब गति करना। जब आवेश एक निश्चित दिशा में गति करता है, ठीक है, तो उसी प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब रह गई बात कि आवेश किसमें प्रवाहित होता है। ठीक है, तो आवेश प्रवाह के लिए आपके पास ठोस अवस्था भी है, पदार्थ का द्रव अवस्था भी है और गैस अवस्था। 3 अवस्थाएं हैं और तीनों में धारा का प्रवाह होता है। उसकी चर्चा आगे अभी हम करेंगे। उसमें सबसे पहले हम अगर किसी चालक तार को ले लें, तार को, वो तार चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे वो तार तांबे का हो, चाहे वो तार सोने का हो, चांदी का हो, ठीक है, लोहे का हो, ये सब क्या है? चालक हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं? चालक। जब इन चालक में आवेश का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होने लगे तो आप कहते हैं कि इसमें धारा बह रही है, इसमें लाइन आ रही है, इसमें करंट आ रहा है। आप तब ये बोलते हो। लेकिन जब तक इन चालकों में आवेश का प्रवाह एक निश्चित दिशा में नहीं होता है, तब तक आप ये कह सकते हो कि इसमें धारा नहीं बह रही है, इसमें करंट नहीं आ रहा है, इसमें बिजली नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि धारा का प्रवाह तभी होता है जब आवेश एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। समझ में आ गई बात? जब तक आवेश एक निश्चित दिशा में चालक के अंदर गति नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कह सकते कि धारा बह रही है, बिजली आ रही है या करंट आ रहा है। ठीक है, उस तार से कोई उपकरण भी आप जोड़े होंगे तो वो उपकरण भी काम नहीं करेगा। वो उपकरण तभी काम करेगा जब आवेश एक निश्चित दिशा में बह रहे होंगे। तो अगर बल्ब लगाए होंगे तो बल्ब जलने लगेगा, टीवी लगाए होंगे टीवी चलने लगेगी,
ठीक है, जो भी उपकरण, पंखा लगाएंगे पंखा चलने लगेगा, ठीक है, तभी ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जब तक आवेश एक निश्चित दिशा में नहीं गति करेंगे तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्लियर? तो अब देखिए, ये हमने एक चालक तार ले लिया, ये एक चालक तार है, ठीक है। चालक तार का ये वाला क्षेत्रफल क्या कहलाता है, बताएंगे? इस क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। नाम सुना होगा आप लोग, ये फिजिक्स में बार बार यूज होते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कभी भी कोई भी पदार्थ है, इस तरह का अगर कहीं पर एरिया दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब उस तार या उस वस्तु की मोटाई की बात हो रही है। अगर ये क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो तार मोटा होगा, अगर ये क्षेत्रफल कम होगा तो तार पतला होगा। जैसे ये है, अगर इसका ये वाला हिस्सा कम हो तो ये मार्कर कैसा होगा? पतला हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा क्षेत्रफल ज्यादा हो तो ये मार्कर क्या हो जाएगा? मोटा। तो इसी हिस्से को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए, ठीक है, और ये चालक है, ठीक। तो जब चालक है तो चालक में कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। नाम सुना होगा कि नहीं सुना? मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर उपस्थित होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो फिर आपको बताएं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि परमाणु के दो भाग होते हैं। एक परमाणु का नाभिक जिसमें प्रोटॉन होता है, और एक परमाणु के नाभिक के बाहर का क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। समझ में आ गई बात? ये इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर, हर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में नहीं हो सकते, ठीक है। सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है। क्लियर? मैं ऐसे इसमें बना दिया हूं, लेकिन हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स है। उससे ज्यादा नहीं, उससे कम रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे पहले कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, एक हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा। दूसरा कक्षा जो होता है उसमें 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5, 4, 3, 2, 1, लेकिन 8 से 9 नहीं होना चाहिए। तो हर कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है। क्लियर? अब देखिए, ये नाभिक है परमाणु का, और परमाणु का नाभिक धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। तो नाभिक धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं, तो धन और ऋण आवेश के बीच में आकर्षण बल लगेगा कूलाम के नियम के अनुसार। उसी बल को यहां पर नाभिकीय बल कहा गया है। नाभिक धनावेश, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, तो धन और ऋण के बीच आकर्षण बल लगा है, यानी नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या किया है? खींच के रखा है, ठीक है। उसी आकर्षण बल को यहां पर हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। यानी नाभिक अपने नाभिकीय बल के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के रखता है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, ठीक है। नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर निकल जाते। अगर इन पर किसी प्रकार का बल नहीं होता तो ये घूमते घूमते अपनी कक्षा से क्या होते? बाहर चले जाते, ठीक है।
अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के काफी समीप है, इनके बीच की दूरी कम है, उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा। उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा? अब जैसे जो बच्चा हमारे बहुत करीब है, बैठा है, तो उसको हमारी आवाज तेज भी सुनती होगी, और उसको यह भी है कि अगर कोई बदमाशी करेंगे तो सर पास में मार देंगे। जो बच्चा हमसे दूर बैठता है वो ये सोचता है सर जी यहां तक देख ही नहीं पाते होंगे, तो थोड़ा बहुत बदमाशी कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब हमसे उसकी दूरी क्या है? ज्यादा है, तो उसको कहीं न कहीं हमारा प्रभाव लगता है कि हम पर कम पड़ रहा है, और जो बहुत करीब है उस पर हमारा प्रभाव क्या है? ज्यादा है। तो वही चीज, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के काफी समीप है उस पर नाभिक का बल क्या है? ज्यादा है। नाभिक उसको अपनी ओर बहुत टाइटली बांध के रखा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, ठीक है, जो लास्ट कक्षा में है, सबसे लास्ट वाले पंक्ति में ब्रेंच पर जो बच्चा बैठा है वो हमसे क्या होगा? काफी दूर होगा। उसी तरह से नाभिक से जो सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से क्या होंगे? काफी दूर होंगे। जब दूर होंगे तो नाभिक का बल उस पर क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, नाभिक का बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब नाभिक का बल कम हो जाता है और ऐसे इलेक्ट्रॉन को जो नाभिक के कम बल से बंधे होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से ऊर्जा मिल जाती है किसी भी कारण से, ठीक है, तो वे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके अपने इस कक्षक से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। कक्षक से बाहर निकल जाते हैं। जब कक्षक से बाहर हो जाएंगे तो वो नाभिक के नाभिकीय बल से क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। नाभिक के नाभिकीय बल से क्या हो गए? मुक्त हो गए। तो उस इलेक्ट्रॉन का नाम मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा गया। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है, प्रत्येक परमाणु का सबसे बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी क्या होता है? दूर होता है, जो बाहर से ऊर्जा पा करके अपने कक्षक को छोड़ के बाहर निकल जाता है, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये मुक्त हो गया। जब मुक्त हो जाएगा, ठीक है, तो नाभिक के दबाव में अब कोई काम फ्री होके घूमेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर ही, अपने कक्षक में नहीं, पदार्थ के अंदर ही गति करते रहते, अनियमित गति करते हैं। इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो चालक में ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। जितने भी चालक पदार्थ हैं, उन चालक पदार्थों में ऐसे जो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक से बाहर निकले होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों में सबसे ज्यादा होती है। और चालक में जब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर, मान लीजिए ये चालक पदार्थ का बना हुआ तार है और ये इसके अंदर सब मुक्त इलेक्ट्रॉन, कौन इधर घूम रहा है, कौन इधर जा रहा है, कौन उधर, ठीक है, सब ऐसे घूम रहे हैं चालक के अंदर, क्योंकि ये सब क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसी नियम कानून के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, ये फ्री हो गए हैं। जैसे एक बच्चा जब तक घर पर है तो वो अपने पेरेंट्स के दबाव के अंदर कोई गलत काम करने से पहले डरता है। सही है, पापा घर पे हैं, मम्मी घर पे हैं तो डरता है। लेकिन सोचिए जब वही बच्चा अपने घर को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, तब थोड़ा बहुत शरारत भी कर लेता है। ठीक है, तो वही चीज यहां है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन कक्षक में है तब तक ये अपने घर पे हैं, और नाभिक के दबाव के कारण, नाभिक के बल के कारण ये कोई गलत काम नहीं कर सकते। इनका काम है अपने कक्षक में घूमना, तो अपने कक्षक में घूमते हैं। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक से बाहर हो जाते हैं, घर से बाहर हो गए, तो फिर ये शरारत करना शुरू कर देते हैं।
ठीक है, मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए इनका नाम मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा गया। और ये जब मुक्त हो जाते हैं तो अपने कक्षक से बाहर पदार्थ के अंदर ही इधर उधर गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल और सिर्फ केवल चालक पदार्थों में होती है। जितने भी चालक पदार्थ हैं, चाहे लोहा हो, तांबा हो, एल्युमिनियम हो, चांदी हो, गोल्ड हो, जो भी हो, उन सभी चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। यहां तक क्लियर है? अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक पदार्थ में अनियमित रूप से गति करते हैं। तो चालक पदार्थ में अगर ऐसे कोई चालक तार का एक टुकड़ा अगर आप लेंगे, जैसे मान लीजिए ये एल्युमिनियम का एक टुकड़ा है, सोचिए ध्यान से, ये एल्युमिनियम का एक टुकड़ा है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गति कर रहे हैं, लेकिन हम इस तार को जब पकड़ रहे हैं तो हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रही है। लग रही है? नहीं लग रही है। आप भी पकड़ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक कब लग जाती है आपको? जब आप इसी टुकड़े को किसी बैटरी या किसी विद्युत स्रोत से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। आप बताइए, तार वही है, बैटरी से या विद्युत स्रोत से जब जोड़ दिए और जोड़ने के बाद जब इसी तार को आप टच कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग रही है। और वही तार जब बिना बिजली या बिना बैटरी के हाथ से टच कर रहे हैं तो कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रही है। तो फिर यहां पर बिजली या बैटरी कर क्या रही है? कुछ तो कर रही है। जैसे अभी ये टुकड़ा है, हमने इसको पकड़ा, कोई करंट नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहे हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, वो गति कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें करंट नहीं लग रहा। कारण? क्योंकि ये सब अनियमित गति कर रहे हैं। देखिए, सब अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे हैं, और जब सब अलग अलग दिशाओं में गति करेंगे तो इनका कुल गति क्या हो जाएगा? जीरो। कुल गति क्या हो जाएगा? जीरो। जब कुल गति जीरो हो जाएगा तो इसमें आप जब इसको टच करेंगे तो आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि धारा प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इस तार को बैटरी से या किसी भी विद्युत स्रोत से आपने जोड़ दिया, मान लीजिए हमने बैटरी से जोड़ दिया, जैसे आप जोड़ देंगे, ठीक है, अब इसको जब टच करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो वही हमने बोला कि यहां पर बैटरी कर क्या रही है, क्या कर रही है? तो बहुत लोग ये कहते हैं कि सर जी धारा प्रवाहित कर रही है। गलत, बैटरी धारा प्रवाहित नहीं करती। तो आप कहेंगे सर जी तब बैटरी डिस्चार्ज कैसे हो जाती है? जब कुछ करबे नहीं करेगी तो फिर डिस्चार्ज काहे को होती है? वो भी बात आपका सही है। डिस्चार्ज क्यों होती है, करती क्या है, अब वो चीज समझिएगा। जैसे ही आप बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी का एक टर्मिनल क्या होता है, वो पॉजिटिव, और एक नेगेटिव होता है ना। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तार का जो सिरा पॉजिटिव से जोड़ेंगे उस सिरे पर पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, ठीक, और जिस सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे वहां पर नेगेटिव वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। यानी यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप हो गया और यहां पर नेगेटिव वोल्टेज डेवलप हो गया। समझ में आ गई बात? बैटरी का काम खत्म। बैटरी का यही इतना काम है कि जब किसी तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी तार के दोनों सिरों पर, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरे सिरे पर नेगेटिव, जो नेगेटिव से जुड़ा होगा उस पर नेगेटिव, जो पॉजिटिव से जुड़ा होगा उस पर पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप कर देती है। बैटरी का और कोई काम नहीं है। ऐसा करने से क्या हो जाता है? ऐसा करने से जब ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका मतलब
यहां पर हाई वोल्टेज हो गया, नहीं हो गया, और यहां पर लो वोल्टेज हो गया। देखो पॉजिटिव वाला बड़ा होता है निगेटिव वाला, सही है ना। तो ये हाई हो गया और ये, तो एक तरफ वोल्टेज हाई और एक तरफ वोल्टेज लो, तो वोल्टेज में क्या हो गया, डिफरेंस हुआ ना, वोल्टेज में अंतर हो गया। और जब वोल्टेज में अंतर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर। वोल्टेज किसे कहते हैं, विभव को, विभव को ही बोलते हैं ना। तो यहां विभव में क्या हो गया, अंतर, तार के दोनों सिरों के बीच विभव में अंतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब तार के दोनों सिरों के बीच विभव में अंतर उत्पन्न होता है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होती है, पॉजिटिव टू, समझ में आया। या आप ये भी कह सकते हैं अधिक विभव से कम विभव की हो। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, अधिक विभव से, तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर स्थापित होगा तो वहीं पर विभव वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वह वैद्युत क्षेत्र तार के अंदर जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हैं, आवेश ही तो हैं, उसी को ना आवेश कहते हैं। तो तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, बल लगाएगा। क्या करेगा, बल लगाएगा। और जब बल लगाएगा तो बल की दिशा फिक्स होगी, किस दिशा में लगाएगा, ठीक है। इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे। सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। और जब एक निश्चित दिशा में गति करेंगे तब धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा। समझ में आ गई बात। हम लोग बस इतना कहते हैं कि आवेश प्रवाह किधर को धारा कहते हैं, लेकिन धारा को प्रवाहित होने के लिए ये सभी लॉजिक आपको समझना होगा कि बैटरी से जोड़ देते हैं तो तार में धारा कहां से आ जाती है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पहले नहीं गति कर रहे थे, पहले भी गति कर रहे थे लेकिन अनियमित। जैसे मान लीजिए क्लास में हम नहीं है, आप आए बैठे चले गए, आए बैठे चले गए, तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा आप पे, नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप आए तो कोई उधर मुंह करके बैठा, कोई अभी को आया, कोई कभी बैठा, ठीक है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सर जी अंदर आए सबका दिशा बोर्ड की तरफ, ठीक, तो अब जो सर बोलेंगे या जो आपको बताएंगे उसका इफेक्ट आप पर पड़ेगा। तो वही चीज है, जब तक तार के सिरों के बीच विभव में अंतर उत्पन्न नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो इन इलेक्ट्रॉनों पर एक निश्चित दिशा में बल, तो जब बल नहीं लगेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति भी, और एक दिशा में जब गति नहीं करेंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। यही तो हो रहा था जब हमने एक तार का टुकड़ा लिया था चालक तार का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन अनियमित दिशा में गति कर रहे थे। इस वजह से जब आप तार को हाथ में पकड़ रहे थे तो आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा था। लेकिन इसी तार को जब बैटरी से जोड़ दिया, अब कहां पकड़ो, तो आप कह रहे हो सर लाइट आ रही है, करंट लग रहा है, तो तार वही केवल बैटरी से जोड़ दिया। तो बैटरी का काम क्या था, तार के दोनों सिरों पर विभव में अंतर उत्पन्न करना, विभवांतर उत्पन्न कर देना, और विभवांतर के उत्पन्न होने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक निश्चित दिशा में बल लगने लगा, सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगे, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, अब देखिए जब ये सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगे, सभी इलेक्ट्रॉन, अब देखिए अभी इधर उधर गति कर रहे थे, जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो देखिए सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में भागना शुरू कर दिए।
ऐसे एक निश्चित दिशा में चलने लगे। अब एक निश्चित दिशा में जब चलने लगे तो इसमें धारा का प्रवाह चालू हो गया, और इसके पहले वही इलेक्ट्रॉन अनियमित दिशा में गति कर रहे थे, इसलिए कोई धारा नहीं बह रही थी। क्लियर? अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेंगे तो तार के इस वाले सिरे से क्रॉस करेंगे ना, और इस सिरे का नाम क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का। तो जब भी डिफिनीशन आप विद्युत धारा का लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि जब किसी चालक तार के, ध्यान से सुनना, ये चालक तार है, तो जब किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर एक निश्चित दिशा में आवेश प्रवाहित होता है तो उस आवेश प्रवाह की दर को आप क्या कहोगे? विद्युत धारा को। समझ में आ गई बात? जनरली छोटे स्तर पे लोग लिखवा देते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, लेकिन आवेश जब प्रवाहित होता है तो उसमें क्या क्या मायने रखता है? एक अनुप्रस्थ काट का, और दूसरा एक निश्चित दिशा में गति। एक निश्चित दिशा में गति। तो जब किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर एक निश्चित दिशा में आवेश प्रवाहित होता है तो उस आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। केवल आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा नहीं कहेंगे, चालक तार में उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर एक निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत। क्लियर? तो चलिए नोट कर लेते हैं। लिखें, हेडिंग डाल लें विद्युत धारा। देखिए चैप्टर भी यही है, हेडिंग भी आपका यही है, विद्युत धारा। लिखें, लिखें, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर एक निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई, कैपिटल आई, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लाइन चेंज करके देखें। माना किसी चालक तार में क्यू कूलाम का आवेश, कैपिटल क्यू कूलाम का आवेश टी समय में, स्मॉल टी समय में प्रवाहित होता है तो उस चालक तार में बहने वाली धारा
तो उस चालक तार में बहने वाली क्या हो जाएगी, I बराबर Q बाई टी, ये हो जाएगी धारा। देखिए उसमें दर शब्द लिखा गया, दर लिखा गया ना, और जब भी दर की बात आती है तो किससे भाग देते हैं, समय से, इसीलिए समय से देखिए भाग दिया गया। जहां दर का शब्द आ जाए, दर, इसके दर को उसके दर को, तो समझ लीजिए वहां भाग किससे देना है, समय से। तो ये हो गया I बराबर Q बाई टी। ठीक, अब देखिए अगर इसी चालक में आवेश प्रवाह अगर हो रहा है और वह प्रवाह समय के साथ बदल रहा है, तो एक विशेष समय में उस धारा का नाम तात्क्षणिक धारा हो जाती है। जैसे धारा बदल रही है बार बार समय के साथ साथ, मान लीजिए 4 बजे इसमें कुछ और करंट जा रही है, 4:01 पे कुछ और हो गई, अगले 4:02 पे कुछ और चलने लगी, तो समय के साथ साथ आवेश प्रवाह की दर यानी धारा, आवेश प्रवाह की दर, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर कहें या विद्युत धारा कहें, दोनों चीज एक ही है। तो आवेश प्रवाह की दर अगर समय के साथ साथ चेंज हो रहा है तो उस धारा का नाम हो जाएगा तात्क्षणिक धारा। क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक धारा। तो नोट कर लें नीचे लाइन से, यदि आवेश प्रवाह की दर, यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, तो उस धारा को तात्क्षणिक धारा कहते हैं। तो उस धारा को तात्क्षणिक धारा कहते हैं। और उसका सूत्र क्या हो जाएगा, नीचे लिख लेना, तात्क्षणिक धारा I बराबर dQ बाई dt, यानी यही धारा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ जाएगा, अवकलन के फॉर्म में, dQ बाई dt। देखिए ये भी विद्युत धारा ही है, यह भी विद्युत धारा ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि यह धारा एक निश्चित समय के बाद आवेश प्रवाह है और यह धारा समय के साथ साथ क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है दोनों ही धारा। क्लियर, हाँ, तो इसका नाम हो गया तात्क्षणिक धारा। जैसे किसी तार में धारा बह रही हो और हमने कह दिया कि 2 सेकंड बाद धारा का मान बताइए, 4 सेकंड बाद धारा का मान बताइए, तो हम एक समय को फिक्स वैल्यू आपको दे रहे हैं ना कि इतने समय पर धारा निकालिए। ठीक है, तो वहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे आप तात्क्षणिक धारा वाला। ये नहीं, ये तब यूज होता है जब कहा जाता है किसी चालक तार में इतने समय में इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा बताइए। तो आवेश रख दीजिए और जितना समय वो रख दीजिए, दोनों से हल कर दीजिए, धारा निकल जाएगी। लेकिन जब ये कहा जा रहा है किसी चालक तार में धारा का प्रवाह समय के साथ बदल रहा है, तो 2 सेकंड बाद धारा का मान क्या होगा, तो फट से ना ये वाला लगाइए। ठीक है दोनों ही धारा। अब यहां से देखिए क्या क्या आपको मिलेगा। देखिए अगर Q का मान समय के पद में, T के पद में दिया है और धारा निकालना है, तब तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए फटाक से। जैसे क्वेश्चन में Q बराबर 4t² प्लस 2t दिया हो, 4t² प्लस 2t कूलाम दिया हो,
और आपसे कहा जाए t बराबर 1 सेकेंड में धारा का मान बताइए, तो आप q का मान यहां रखिए, फिर उसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए, और जब जो मान आए उसमें t के जगह क्या रख दीजिए और हल कर दीजिए, धारा निकल जाएगी। ठीक। दूसरा आप देखिए, इसी सूत्र से आप आवेश भी निकाल सकते हैं। कैसे? dt का इधर गुणा कर दीजिए, dt का, तो इधर क्या बचेगा, dq बराबर I इंटू dt। दोनों तरफ समाकलन करने, दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, तो इधर समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, और इधर समाकलन करेंगे तो आएगा I dt, ये आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, I का मान किसके पद में होना चाहिए, t के पद में। जैसे यहां पर q का मान किसके पद में, तो q का मान रख करके डिफरेंशिएशन कर दिया, I निकल गया। उसी तरह से यहां I का मान किसके पद में, t के पद में होना चाहिए, और जब समाकलन कर देंगे तो किसका मान निकलेगा, q का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र पे हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। ठीक है, इसका भी यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा, कौन बताएगा? हाँ, अरे सूत्र के हिसाब से कूलाम प्रति सेकेंड, पहले सूत्र के हिसाब से बोलो, सूत्र सामने है। ठीक है, तो क्या आएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। इसी को एक शब्द में क्या बोलते हैं, एम्पियर। यानी 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है। अच्छा, विद्युत धारा का एक और मात्रक होता है, विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक भी होता है। सीजीएस मात्रक इस सूत्र के हिसाब से लिखोगे तो स्टेट कूलाम प्रति सेकेंड, और एक और होता है बायोट, पहली बार सुन रहे होगे तो याद रखना, हाँ बायोट। ठीक है, बायोट भी होता है। अच्छा, और भी देखो, विद्युत धारा कौन सी राशि है, बताओ। पहले विद्युत धारा का दिशा देख लो, कौन दिशा होगी, विद्युत धारा की दिशा समझ लेना। देखना इधर, मान लो अगर ये कोई चालक तार है, ये चालक तार का नाम है AB, और इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है जो A से B की ओर क्या कर रहा है, जा रहा है, तो धारा किधर जाएगी, B से A की ओर। ध्यान रखना इस चीज को, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर अगर पूछा जाए कि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन A से B की ओर जा रहा है तो धारा की दिशा क्या होगी, तो B से उल्टा होता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के गति के दिशा के विपरीत होता है। ठीक, लेकिन अगर इसी चालक तार में प्रोटॉन बह रहा है, प्रोटॉन P, वो भी तो आवेश है, तो अगर वो A से B की ओर जा रहा है तो धारा भी A से B की ओर जाएगी। प्रोटॉन के दिशा में धारा बहती है और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहती है।
तो अगर प्रोटॉन के आधार पर विद्युत धारा की दिशा पूछी जाए तो जिस दिशा में प्रोटॉन गति करेगा उस दिशा में धारा बहेगी। और यदि इलेक्ट्रॉन के आधार पर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत धारा बहेगी। एक चीज और, अगर विद्युत क्षेत्र के आधार पर पूछा जाए तो देख लीजिए, ये तार है ए बी और इस तार में विद्युत क्षेत्र की दिशा है ए से, देखिए ई विद्युत क्षेत्र है ई, तो उसकी दिशा ए से, तो धारा की भी दिशा ए से बी की ओर, धारा की दिशा ए से बी की ओर। ठीक, और देखिए यदि विभव के आधार पर धारा की दिशा पूछी जाए तो देखिए विभव इधर अधिक है और इधर कम है, तो विभव की दिशा अधिक से किधर होती है, कम की ओर। दिशा इसकी होती नहीं है, पहला चीज समझ लेना, विद्युत विभव की दिशा नहीं होती, अदिश राशि है वो, उसकी कोई दिशा नहीं होती है। हम यहां पर ये केवल बता रहे हैं कि विभव का घटता क्रम किधर है, भी का घटता हुआ क्रम, जिस दिशा में विभव घटेगा उसी दिशा में धारा भी होगी। तो विभव किस दिशा में घट रहा है, ए से बी की ओर। देखिए विभव के घटने का क्रम यही है, ए से, तो धारा भी ए से, विद्युत क्षेत्र भी ए से, तो धारा भी ए से, प्रोटॉन ए से, तो धारा भी ए से। लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंडीशन में धारा उल्टा हो जाती है। ये सब सही चलते हैं लेकिन ई जो के विपरीत धारा चलती है। समझ में आ गई बात? तो किसी के कंडीशन में अगर धारा की दिशा पूछी जाए तो बस ये तो याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन वाला, बाकी जिस दिशा में जो रहेगा उसी दिशा में धारा बहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहेगा उसके विपरीत धारा बहेगी। ठीक है, तो ये धारा की दिशा हो गई। ठीक, अब इसमें धारा कौन सी राशि है बताएंगे? कौन सी राशि है धारा? सदिश अदिश? हाँ, सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो इसमें परिमाण है, अरे भाई किसी तार में धारा बहती कहते हैं 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो 2 एम्पियर परिमाण है। और धारा की दिशा देख ही रहे हैं, तो दिशा भी है, परिमाण और दिशा, तो धारा कौन सी राशि? बिल्कुल गलत, धारा अदिश राशि है। यही गड़बड़ होता है। आपका दिमाग सही जा रहा था कि सर परिमाण और दिशा दोनों है तो ये सदिश है, लेकिन धारा अदिश राशि है। कभी सदिश पे ट्रिक ना लगाइएगा, अदिश 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 दिमाग में रख लीजिए, इसके अलावा कोनो राशि नहीं। अब बात आती है सर क्यों? क्योंकि सदिश राशि के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि दिशा परिमाण हो तो सदिश है। सदिश राशि के लिए यह भी जरूरी है कि वो सदिश के योग के नियम का पालन भी करना चाहिए। और विद्युत धारा में परिमाण सही है, दिशा सही है, लेकिन ये योग के नियम का पालन, इसीलिए धारा को अदिश राशि में रखा गया। क्लियर हो गया ना? तो विद्युत धारा ठीक है। अब विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र ए बकलुलवे, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर को ए से लिखा जाता है, तो विमीय सूत्र ए न रहेगा और क्या रहेगा? हैं? नोट करो।